वर्ण के अगले भाग आप बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान देंगे, आपने वर्ण में अब तक पढ़ा वर्ण के दो भेद, जिसमें स्वर और व्यंजन। स्वर में भी हमने आपको बता दिया स्वर के दो भेद, ह्रस्व और दीर्घ। उसके बाद हम बता रहे थे आप लोग को व्यंजन के भेद, और उस क्रम में हमने आपको व्यंजन के उच्चारण के हिसाब से, उच्चारण की दृष्टि से आपको बताए थे 3 भेद: स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, और व्यवहारिक दृष्टि से एक और जोड़ लिया जाता है संयुक्त। तो हम आज पुनः जो स्पर्श व्यंजन बताए थे उसकी परिभाषा दिखाकर उसको पूरी तरह से समझाए नहीं थे अच्छी तरह से, हमें ऐसा महसूस हुआ, इसलिए हम आज पुनः व्यंजन वर्ण के सभी भेदों को एक एक करके लिखाते जाते हैं और समझाते जाते हैं। ध्यान देंगे, जिसमें आज जो है वह पहला है स्पर्श व्यंजन। ध्यान देंगे, पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की पहली परिभाषा आप ध्यान देंगे। जिस वर्ण का उच्चारण करने पर जिह्वा अर्थात जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ध्यान देंगे परिभाषा को। जिस वर्ण का उच्चारण करने पर जिह्वा अर्थात जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ध्यान देंगे इसमें प्रत्येक बात पर। जब हम बोलते हैं कुछ वर्ण जो आते हैं व्यंजन वर्ण में, तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं उसे, तो जीभ जो है वह मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, या फिर मुख का जो जैसे ओठ है, जैसे जीभ छूता है किसी खास जगह को और छू करके और तब उस वर्ण का उच्चारण करवा पाते हैं। तो इस स्थिति के कारण ही इसे स्पर्श का अर्थ ही होता है छूना। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो स्पर्श जब करेगी जीभ मुंह के विभिन्न भागों को, तब वह उच्चारित होगा। अब आप समझना चाहेंगे विभिन्न भाग सर जी बार बार कह रहे हैं, वो विभिन्न भाग क्या है? जैसे देखिए
हम यदि बोलते हैं उच्चारण के लिए, पहले हम उदाहरण देते, उसके बाद हम उससे समझा देंगे। जैसे आप ध्यान से लिखेंगे, क से म तक। ध्यान देंगे, इसमें हलंत भी लगाते हैं, इसमें भी हलंत लगाते हैं। यहां मैंने हलंत नहीं लगाया। ध्यान देंगे, मैं यहां इसे पूर्ण वर्ण के रूप में उच्चारण करते हुए मैं इसे लिखवा रहा हूं। उच्चारित रूप को हम लिखवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जानबूझ करके इसमें हलंत का प्रयोग मैंने नहीं किया है। ऐसे सामान्य रूप से आपको दर्शाने के लिए इसमें हलंत लगा सकते हैं, ताकि स्पष्ट हो सके यह व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर का भी उपयोग नहीं किया गया है। फिलहाल हम जानबूझकर इसे हलंत छोड़कर लिखवा रहे हैं। ध्यान देंगे, अब हम बोल रहे थे कि इसको कैसे मानेंगे कि यह स्पर्श कर रहा है या स्पर्श नहीं कर रहा है, विभिन्न भाग क्या है। जैसे देखिए, अगर जो हम उच्चारण शुरू किए क बोलते हैं तो कंठ के पास इसमें स्पर्शित होने पर, जब जीभ को देखिए क बोलिएगा तो कहीं न कहीं जीभ जोरदार ताकत से छूटा है। और इतना ही नहीं, इसमें स्पष्ट करने के लिए हम आपको ध्यान दिलाएंगे, ट और त जो है जब उच्चारण करेंगे तो इसमें जीभ पूरी ताकत के साथ उस स्थान को छूता है, इसमें महसूस हो जाएगा। बाकी वर्णों में आप ध्यान पड़े या ना पड़े, लेकिन ये जो दो ध्यान दे लेंगे तो बाकी सब पर ध्यान आ जाएगा कि कैसे छूता है कैसे नहीं। तो कैसे, तो ध्यान देंगे, ट बोलते हैं तो ऊपर वाला भाग में जाकर के छूता है। ट में भी एक बात ध्यान देंगे, जीभ उल्टा होता है, जीभ यूं उलटता है और उलट करके ऊपर की ओर बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, दांत ऊपर वाले भाग में, जब दांत को हम के पास से चलते हैं तो ऊपर वाला जितना दूर कठोर भाग होता है वह भाग होता है, वह भाग जैसे कि मूर्धा। जैसे ट जब उच्चारण करते हैं तो ऊपर गद्देदार भाग होता है, वो मूर्धा होता है, और उसके पहले तालु। तो इस पर ध्यान देंगे कि वहां खास करके जाता है और जाकर के स्पर्शित करता है। ट जब बोलते हैं तो जीभ ऐसे सामने ऐसे मुड़ जाता है और उस पर ऊपर जाकर के उसमें स्पर्शित करता है। एक ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है और त का उच्चारण स्थान तालु है। जैसे इसके लिए जब उच्चारण स्थान आप पढ़ेंगे तो उसमें इसकी जानकारी विशेष रूप से दी जाएगी। तो स्पर्श करने के कारण विशेष रूप से उसमें दबाव डालता है और हमें पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि स्पर्श कर रही है जीभ उस भाग को। इसीलिए इन सारे वर्णों को हम व्याकरण के द्वारा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। याद रखेंगे, इनकी संख्या 25 है। संख्या लिख लेने से आपको एक सहूलियत मिलेगी कि कितने हैं। अगर जो भूल भी जाएंगे तो संख्या के कारण इनके संख्या याद आ जाएगी। इसे आप 5 भाग में बांट लीजिए और समझ में आ जाएगा। क से कवर्ग, च से चवर्ग, ट से टवर्ग, त से तवर्ग, प से पवर्ग, और सब में 5-5 आपको स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते जाएंगे। इस तरह ये 25 की संख्या में आते हैं। अगला जो कि है स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा जो आता है वो आता है अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन, ध्यान देंगे, अंतःस्थ, इसी में शब्द पर जब देखेंगे तभी समझ में आएगा। परिभाषा नोट करा दूं, जिस वर्ण के उच्चारण करने, जिस वर्ण के उच्चारण करने
पर ध्वनि के मुख के ध्वनि के मुख के अंदर ही फिर स्थिर रह जाने का अनुभव होता है। उसे अंतःस्थ व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ध्यान देंगे, उदाहरण पढ़ लें। जैसे य, र, ल तथा वो। लिखा है परिभाषा, जिस वर्ण के उच्चारण करने पर ध्वनि के मुख के अंदर ही स्थिर रह जाने का अनुभव होता है, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यहां ध्यान देंगे, अंतः, इसे पूरा ध्यान देंगे। इस शब्द से ही इसकी परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। पहले इसे, इसका अर्थ समझ ले। अंतः, अंतः का मतलब होता है अंदर, अंतः का मतलब होता है अंदर। और स्था, स्था का मतलब होता है ठहरना। ये संस्कृत के शब्द हैं। आप लोग सुने होंगे कि अंतःपुर में चले गए, राजा लोगों में बात होती थी तो उसमें इतिहास पढ़ने के लिए आता है तो उस समय इस शब्द का प्रयोग होता है। अंतः का मतलब होता है अंदर, तो अंदर में, और स्था का मतलब ठहरना। अंतः अर्थात अंदर, स्था का मतलब होता है ठहरना, रुकना। तो जहां पर स्थित हो जाए, जहां पर कहा, तो अंदर में स्थिर हो जाए, तो ऐसे वर्ण आते हैं ये। तो जब हम उच्चारण करते हैं इनका, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने के क्रम में ये वर्ण जो है वो बोलने के क्रम में ध्वनि निकलती तो जरूर है, जरूर ध्वनि निकलेगी बाहर, सुनाई भी देती है, हवा आती है बाहर, सुनाई भी देती है, तभी ना। लेकिन हमें महसूस ऐसा होता है कि वह अंदर ही स्थिर रह गई। अब आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे कि जैसे कोई दूर, बहुत दूर कोई व्यक्ति हो, जहां से सिर्फ वो व्यक्ति दिखलाई दे रहा हो कि वो व्यक्ति है, बहुत दूर जाता है और उतनी दूर वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है और ठीक आपके सामने हो। इसको अनुभव कराने के लिए हम बता रहे हैं कि जब वो व्यक्ति सामने हो, आप जिस तरफ देख रहे हैं वो उसी सामने, वो व्यक्ति आ रहा है कि जा रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो आ भी रहा होगा तो लगेगा कि हो सकता है जा रहा है, यदि जा रहा होगा तो भी लगता है क्या रहा है, क्योंकि वह गति इधर से उधर होती है तो पता चल जाएगा, लेकिन सामने आती तो पता नहीं चलता है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, यदि जा रहा होता है तो जा रहा होता है, आ रहा होता है तो आ रहा होता है। लेकिन हम अनुभव क्या करते हैं, आपको खुद, आपके सामने से जो व्यक्ति गया है, अभी सामने से दूर निकल गया, तो फिर लगता है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि उसका सामान छूट गया, वो आ रहा है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस समय आपको क्या
अनुभव सिर्फ आपका होता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये अनुभव होता है। वास्तविकता क्या है ये तो नजदीक जाने पर या उसके नजदीक आने पर पता चलेगा, लेकिन दूर से ऐसा पता नहीं चलता, ये सिर्फ आपको अनुभव होता है। वैसे ही ध्वनि तो निकलती ही है मुख से, ये सारे वर्ड का उच्चारण करते तो ध्वनि तो निकलती ही है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि ये ध्वनि जो है वह बाहर न निकलकर अंदर ही स्थिर रह गई, ठहर गई। इसीलिए इस वर्ण को अलग नाम दिया गया अंतःस्थ, यानी अंदर ही ठहरने वाला वर्ण, इसीलिए इसे अंतःस्थ कहते हैं। और ये है य, बोलकर देख सकते हैं, र ल व। तो य र ल व बोलते हैं और बोलते समय मुख के अंदर ही स्थिर जैसा लगेगा कि ठहर गया, अंदर ही लगता है कि हम जैसे खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं, लगता है कि अंदर चला जा रहा है, अंदर ही ठहर जा रहा है, बाहर निकल नहीं रहा है। ऐसा अनुभव होने के कारण ही हम इसको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अगला जो है याद रखें, इसे आप नोट करेंगे, साथ ही ये नंबर अवश्य नोट करेंगे। अगला मैं बताने जा रहा हूं वो है ऊष्म व्यंजन। ये है ऊष्म व्यंजन। इसकी परिभाषा आप देखेंगे, जिस वर्ण के उच्चारण करने पर मुख से गर्म ध्वनि निकल गर्म ध्वनि निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ध्यान देंगे, ऊष्म का मतलब ही होता है गर्म, अर्थ याद रखेंगे, ऊष्म जिससे बनती है उष्मा, आप जो होती है उसमें उष्मा होती है, गर्म होता है। तो उष्म जैसे ही लिखा है इसका अर्थ जान लेंगे, उष्म का मतलब होता है गर्म। तो जो वर्ण के उच्चारण करेंगे तो मुख से गर्म ध्वनि निकलती है, उसे ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर जितनी भी बात हम वर्णों का उच्चारण करते हैं या मुख से जितनी भी आवाज निकलती है वो सब तो गर्म होती है, फिर इसी को बाकी वो तो क्यों नहीं ऐसा कहा गया कि इसमें गर्म है या ठंडा है या फलना है, बहुत सारी बात तो क्यों नहीं कहा गया? ध्यान देंगे, उष्मा तो निकलती ही है, लेकिन अन्य की अपेक्षा इसमें ज्यादा अनुभव होता है गर्म, इसीलिए इसको खास ध्यान दिला दिया जाने के लिए इसे उष्म कहा गया। ऐसे और सब में सभी भी, लेकिन इसमें उष्मा स्पष्ट उतनी नहीं होती है जितनी इसमें होती है, इसीलिए इसे उष्म व्यंजन। इसमें परिभाषा में विशेष कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ उष्म का अर्थ गर्म याद रखेंगे, पूरी परिभाषा आपको निकल कर सामने आ जाएगी। जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स तथा
4 है, नहीं याद कर लेंगे। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स तथा ह। तालु से उच्चारण होता है इसलिए तालव्य, मूर्धा से उच्चारण होता है इसलिए मूर्धन्य, दंत से उच्चारण होता है इसलिए दांत से उच्चारण होता है इसलिए दंत। तो तालव्य, मूर्धन्य और दंत तथा ह, ये 4 वर्ण जो हैं वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें परिभाषा विशेष कुछ समझाने के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ ऊष्म का अर्थ गर्म याद रख लेंगे, अब परिभाषा कंट्रोल में आ जाएगी। अगला जो है, हमने तो 3 आपको बताया है, उच्चारण की दृष्टि से 3 ही आते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से एक और आते हैं जिसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उनका वर्ण में स्थान है। कुछ लोग इसे वर्ण से के में इसे गिनते भी हैं, कुछ विद्वान इसे नहीं गिनते हैं, इसीलिए हम इसको स्पष्ट कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। संयुक्त संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन परिभाषा देखें। 2 व्यंजन वर्ण, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से, दोनों लिख सकते हैं, 2 वर्णों के मेल से या 1 से अधिक। तो 2 व्यंजन वर्णों के मेल दो व्यंजन वर्णों के मेल से जिस व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है, उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण परिभाषा ध्यान देंगे। संयुक्त का मतलब भी होता है मिला हुआ, युक्त, संयुक्त अच्छी तरह जो मिल जाए, युक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, उसके साथ, संयुक्त अर्थात अच्छी तरह से युक्त हो, मिला हुआ हो, वही वर्ण, वर्ण पढ़ रहे हैं इसलिए वर्ण। तो जो व्यंजन वर्ण 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनता है, निर्माण करता है, अर्थात बनता है। तो जो बना 2 व्यंजन वर्णों के मेल से तैयार हो जाए, उस व्यंजन वर्ण को हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। फिर से देख लेंगे, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जिस व्यंजन वर्ण का
निर्माण होता है उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आप ध्यान देंगे, जैसे में जैसे ज्ञ और स्र। ध्यान देंगे, इसे हम विस्तृत रूप में आपको दिखा देते हैं। नीचे इसे जब हम ऊपर लिखेंगे तो आप क्रम से लिखेंगे। इसे हम सबको समझाते हुए जा रहे हैं और ऊपर हम क्रम से लिखेंगे, आप क्रम से इसको समझेंगे। ये हो गया छ, ये हो गया त्र, ये हो गया ज्ञ और ये हो गया स्र। प्रत्येक को हम समझ लेते हैं। कैसे? छ जो है यह बना हुआ है क और मूर्धन्य स से। यह जो है त और र के संयोग से बना हुआ है। यह जो है ज और य के संयोग से बना हुआ है। यह जो है तालव्य स और र के संयोग से बना हुआ है। ध्यान देंगे विद्यार्थी, यहां लिखने के बाद मैंने लिखा और फिर प्लस करके छोड़ दिया है। आप लोग को संदेह हो रहा होगा कि क्यों ऐसा किए। ध्यान दीजिए, ये जो है सो कि व्यंजन वर्ण है और व्यंजन में जब तक स्वर नहीं मिलता है तब तक वह पूरा नहीं होता है। और हम यहाँ स्वर अभी नहीं मिलाया है, यानी पूरा इसको हम नहीं किए हैं, क्योंकि अभी हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो क और स मिल करके जो बनता है वो छ होता है और उसके बाद उसमें जब अ मिलता है तब जा करके वह पूरा छ होता है। अर्थात ये दोनों प्लस अ, फिर ये दोनों, उसके बाद अ, और इस तरह प्रत्येक में अ हम अपनी तरफ से तब मिलाते हैं जब इसे हम पूर्ण देखना चाहते हैं। उच्चारण जब करते हैं तो ये पूरा, और इसलिए यहाँ पर अ मिलाना जरूरी होता है। लेकिन बना हुआ है तो सिर्फ ये दोनों से, ज और य मिल करके ज्ञ, स और र मिल करके स्र, और अ मिल करके इसे पूर्ण व्यंजन का पद प्रदान करता है। एक और है विद्यार्थी, उस पर ध्यान देंगे, और वो है द्य। ये जो बना हुआ होता है वो होता है आधा द और आधा य, और इसमें भी हम मिलाते हैं वही अ। परंतु क्या है कि ये जो है सो कि गिनती में आते हैं, व्यवहार में इनकी मान्यता प्राप्त है, और ये सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि में ही मान्यता प्राप्त है। वर्ण में गिनती से इनकी होती है, व्यवहारिक दृष्टि से इन्हें गिनती में बहुत सारे विद्वान नहीं रखते हैं। और अब तो प्रचलन हो गया है कि वो ऐसा न लिख करके इसी तरह से लिखते हैं, जैसे विद्यालय लिखते समय इसका प्रयोग करते हैं। तो अब बहुत सारे लोग इसी का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये चार जो है ये मान्यता प्राप्त है। पहले, बहुत पहले तो सिर्फ ज्ञ तक ही लिखा जाता था, बाद में ये भी सामने आए और इन्हें भी, इनसे भी एक वर्ड शब्द तैयार किया जाने लगा।